नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर मैंशन में। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन और अनाया कपूर मैंशन आते हैं और वहीं रुकते हैं। दूसरी ओर डिनर टेबल पर अनाया की दाई माँ पहले ही खाना लगा चुकी थी। आज उन्होंने खाना खुद अपने हाथों से खाना बनाया था। वह भी सारा खाना अनाया की पसंद का बनाया था और हर्षवर्धन की भी पसंद का ध्यान रखा गया था। आखिरकार उनके हिसाब से तो उनका दामाद पहली बार घर आ रहा था। हर्षवर्धन काफी रोब से चलते हुए हेड चेयर पर बैठ जाता है। अनाया भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। अब हर्षवर्धन को यहाँ पर कंफर्टेबल महसूस होने लगा था। वह बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं कर रहा था। वो ऐसे ही रहता है जैसे वह अपने घर में हो। अनाया जो काफी थक हुई थी और हर्षवर्धन जो उसे अपनी गोद में लेकर नीचे आया था, वह खाना देखते ही एक्साइट होते हुए बोली, सावित्री माँ आप बहुत बुरी है। आपने हर्ष की पसंद की सारी चीज बनाई और मेरा क्या। इतना बोलकर वह डाइनिंग टेबल को देखने लगी और मुंह फुला ली। अनाया इतनी क्यूट और प्यारी लग रही थी कि हर्षवर्धन का दिल कर रहा था उसे जाकर होठों पर चुम ले, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके वेट करता है क्योंकि उसके आसपास काफी सारे लोग थे। अगर उनका विला होता तो वह दोनों अकेले ही होते तो वह कुछ सोचे समझे बिना कर देता, लेकिन अभी बात कुछ और थी। वह कपूर मैंशन में थे और यहाँ वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऊपर से दाइमा के सामने हर्षवर्धन अपनी बीवी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। वही सावित्री माँ अनाया के कान को हल्का सा खींचते हुए बोली, बदमाश बच्ची, तुम मेरी बिटिया हो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारी पसंद का ही खाना बनाया है। इतना बोलकर वह दो ढक्कन हटा देती है तो उसमें मूंग दाल का हलवा था जो अनाया की मनपसंद चीज थी। वह कुछ और ढक्कन भी हटाती है तो उसमें मटर पनीर, आलू पराठे और कुछ और चीज भी थी जो अनाया को काफी पसंद थी। वही सबको देखकर मुंह में पानी लेते हुए बोली, थैंक यू सावित्री माँ, आप बेस्ट हो। इतना बोलकर वो पराठा हाथ में लेने की कोशिश करती है तो पराठा बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से वह हाथ में से छूट जाता है और वह अपने हाथ में फूंक मारने लगती है। सावित्री माँ उसे समझते हुए बोली, अनाया बिटिया आप अभी भी बच्ची हो, मैं खिलाता हूँ आपको। इतना बोलकर वह पराठे को पेट में रखती है और ठंडा ठंडा दही में डुबोकर अबया को खिलने लगती है। अनाया किसी छोटे बच्चों की तरह खाने लगती है लेकर खाना खाते हुए। वहीं अनाया को इस तरह से बच्चों जैसा बिहेव करना देख हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह प्यार से अनाया को देख रहा। इस बीच कपूर दूसरी ओर जिंदल भाई अनाया को मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने आते ही जैसे ही हर्षद और आकाश जिंदल अनाया का चेहरा देखते हैं, उन दोनों की ही आंखें नम हो जाती है और वह अनाया के चेहरे में ही खो जाते हैं। वैसे भी अनाया की खूबसूरती किसी परियों जैसी थी। यही एक दूसरी वजह थी कि अनाया हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। उसे लोगों का बेवजह अटेंशन पसंद नहीं था। आकाश जिंदल जो एक मिलिट्री जनरल था, लेकिन इस वक्त उसकी आंखें नम थी। वह नम आवाज में बोला, क्या तुम हमारी बहन हो और क्या तुम इस बारे में पहले से चाहती थी। अनाया जिसे अपने इमोशंस छुपाने में अब तक महारत हासिल हो चुकी थी, वह बिना इमोशन के बोली, हाँ मुझे पता है। इतना बोलना ही था कि वह दोनों ही आगे बढ़े और बिना कुछ सोचे समझे अनाया को गले लग गई। अनाया जो कुर्सी पर बैठी थी वह दोनों तरफ से दब गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन पता नहीं क्यों जैसा अनाया को किसी का छूना बर्दाश्त नहीं और जो हर्षवर्धन के अलावा किसी के नजदीक नहीं जाती थी। उसने आज जिंदल ब्रदर का रूप पसंद आ रहा था। उसे एक सिक्योरिटी का एहसास हो रहा था, जैसे कोई बड़ा भाई उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो और यह उसकी जेन्युइन फीलिंग्स थी जो उसे महसूस हो रही थी जिंदल ब्रदर की वजह से। और यह सच भी था, जिंदल ब्रदर सच में उसे अपनी लिटिल प्रिंसेस मान चुके थे और उसे प्रोटेक्ट भी करने वाले थे। अनाया जो उन जिंदल ब्रदर्स के बीच बहुत ज्यादा दब चुकी थी, वह उन दोनों को हटाने के लिए विनती भरी नजरों से हर्षवर्धन को देखती है। जो हर्षवर्धन अभी गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसकी बीवी पर कोई ऐसा हक जताए। यहाँ तो दो कार्टून जैसे लोग उसे चिपक कर खड़े हो गए थे। हर्षवर्धन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उन दोनों भाइयों को अलग करते हुए अनाया को खड़ा किया और उसे अपने गले में लगाते हुए बोला, ऐना तुम ठीक तो हो। अपने पति को इस तरह से गले लगाने से क्या अनाया होगी जिंदल ब्रदर्स से नाराज? क्या वो अपने मकसद में होगी कमियां?
कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षद और आकाश जिंदल के गले लगाने से अनाया के प्यारे पतिदेव को जलन महसूस होती है और वो अनाया को उन दोनों से अलग करके अपनी बाहों में खींच लेता है। यह देख अनाया को हंसी आ रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका जल कुकड़ा पति जल रहा है। कभी कभार तो उसे ऐसा महसूस होता था कि वह किसी टीनेजर बॉय किशोर लड़का से शादी कर ली। हर्षवर्धन भले ही उसे 8 साल बाद था और वह काफी मैच्योर था और दुनिया के सामने उसकी शख्सियत तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन उसके सामने हर्षवर्धन कभी छोटा बच्चा बन जाता था जब कभी भी वह लोगों से जलता था और अनाया को बिना किसी वजह प्रोटेक्ट करता था, तो अनाया को दिल कहीं दिल में हंसी आती थी। वैसे भी अनाया की मैच्योरिटी भी उसे कुछ काम नहीं थी। 2 जिंदगियां जीने के बाद उसे इतना तो एक्सपीरियंस हो गया था, लेकिन उसकी बच्चों वाली सईद भी हर्षवर्धन के सामने ही आती थी। वो हर्षवर्धन की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ अब इस तरह से बिहेव करना बंद करो, वैसे भी वह टेक्निकली तो मेरे भाई है। यह सुनकर हर्षवर्धन भी उसे घूरते हुए बोला, तो क्या हुआ, वह भी तुम्हें इस तरह से गले नहीं लग सकता। वही हर्षद और आकाश जिसे ऐसा महसूस हो गया था कि उसे अपनी बहन से दूर कर दिया गया है, वह काफी छोटी आंखें करके हर्षवर्धन को घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें हर्षवर्धनी की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी। वह दोनों ही आगे बढ़े और हर्षवर्धन को अनाया से दूर करते हुए प्रोटेक्टिव भाई के नेचर में आते हुए बोले, तुम हमारी बहन से दूर रखो, वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्या तुम भूल गए हो कि मिस्टीरियस डॉक्टर एना तुम्हारी बीवी है, फिर भी तुम हमारी प्यारी बहन को इस तरह से गले लगा रहे हो। खबरदार अगर तुमने हमारी बहन को चिट करने की कोशिश की तो। यह कहते हुए उन दोनों की ही आंखों में खून उतर आया था, यह सोचकर ही कि हर्षवर्धन उसकी मासूम सी और भोली सी बहन का फायदा उठाना चाहता है। वही यह तमाशा देखकर अनाया अपने सर पर हाथ मारते हुए धीमे से बोली, बस इन्हीं दोनों की कमी थी, क्या उसका पति कम था जो और प्रोटेक्टिव 2 भाइयों उसे मिल गए हैं। अनाया उन तीनों को इग्नोर करते हुए सामने की ओर चली गई और अपने प्लेट लेकर खाना खाने लगी। वही हर्षवर्धन भी उन दोनों को एक्सप्लेनेशन देने की जगह पर अनाया को खाना सर्व करते हुए वापस उसके पास बैठ गया। वह दोनों खुद को ठगा सा महसूस करने लगे हैं। आकाश और हर्षद एक दूसरे को देखते हुए आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और दोनों भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। वही सावित्री माँ तो अभी भी कंफ्यूज थी। वह अनाया के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अनाया बिटिया, यह लोग कौन है और यह आपको बहन क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आपका तो कोई भाई नहीं है। अनाया जानती थी कि जब तक सावित्री माँ को यकीन नहीं हो जाता कि यह लोग अच्छे हैं और उन पर यकीन किया जा सकता है, तब तक वह आकाश और हर्षद को दुश्मन ही समझेंगे, क्योंकि सावित्री माँ ने इतने सालों में कपूर खानदान में बस साजिश ही देखी थी। वो हर वक्त बस यही चाहती थी कि अनाया सुरक्षित रहे और अनाया भी उनकी कंसर्न समझती थी। वह मुस्कुराकर बोली, सावित्री माँ, यह मॉम का परिवार है। यह सुनकर सावित्री माँ की आंखें नम हो गई और वह नम आवाज में बोली, मतलब क्या है बेटा, वह तो अनाथ आश्रम में रहती थी ना, उनका कोई परिवार नहीं है। यह सुनकर अनाया मुस्कुराकर बोली, ऐसा नहीं है, वो सावित्री माँ मॉम जिंदल खानदान की खोई हुई बेटी थी और यह जिंदल खानदान के यंग मास्टर है, हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह नम आवाज में बोली, मतलब यह सिटी के सबसे बड़े मिलिट्री खानदान से है और गीता मैडम उन्हीं के खानदान से थी। इतना बोलकर वह रोने लगी। उन्हें रोता देख अनाया उन्हें पास की कुर्सी में बिठाते हुए बोली, आप शांत हो जाए। सावित्री माँ, यह सच में मॉम का परिवार है। ममा उनकी बुआ लगती थी और मैं उनकी बुआ की बेटी, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। सावित्री माँ रोते हुए बोली, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, वो बिटिया मैं इसलिए रो रही हूँ कि गीता बेटा अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को खोजती रही, लेकिन वह खोज नहीं पाई। उसे हमेशा से एक चीज का अफसोस था कि लोग उसे अनाथ समझते हैं, उनका कोई परिवार नहीं था। मैंने सालों पहले उन्हें एक बार टूटा हुआ देखा था। वह इतनी टूट चुकी थी कि उन्होंने जीने की उम्मीद भी खो दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम इस दुनिया में आने वाली हो, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया हो। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परिवार की खोज नहीं छोड़ी। यह सुनकर आकाश और हर्षद, जो कठोर मिलिट्री ऑफिसर थे, उनकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई, यह जानकर कि उनकी बुआ अपने परिवार को इतने सालों तक ढूंढती रही और उन्होंने इतने साल अकेले इस दुनिया में बिताए।
जबकि उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तो उन्हें यह भी पता चल गया था कि कपूर खानदान उसकी बुआ ने ही खड़ा किया था। एक अनाथ होने के बाद भी इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया और इतने कांटेक्ट बनाए। वह अपनी बुआ से इम्प्रेस भी थे, लेकिन यह जानकर दिल के किसी कोने में उन्हें बुरा भी लग रहा था कि वह कितनी अकेली थी, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि राजेश दुबे एक अच्छा इंसान नहीं है और उनकी बुआ के साथ वह लॉयल नहीं था। उनका बस चलता तो वह राजेश दुबे को जेल में जाकर मार डालते, लेकिन वह शांत थे। अनाया की वजह से यह बदला उसका था। क्या अनाया सच में अपनाएगी जिंदल परिवार को, और क्या आगे चलकर सच में सब कुछ ठीक हो पाएगा, या फिर आएगी कोई नई मुसीबत। कपूर मेंशन में अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया की नैनी सावित्री मां को पता चलता है कि जिंदल खानदान अनाया की मॉम का परिवार है और वह जिंदल खानदान की बेटी थी, तो उनकी आंखें नम हो जाती है और वह रोने लगती है और वो रोते हुए सबको बताती है कि कैसे पूरी जिंदगी गीता कपूर ने अपने असली परिवार को खोजने में निकाल दिया और वो अपनी जिंदगी में कितनी अकेली थी। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी। वहीं यह सब कुछ सुनकर आकाश और हर्षद भी इमोशनल हो गए। तभी अनाया कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन सावित्री माँ मुझे तो पता चला था कि मॉम को पता चल गया था कि उनके परिवार कौन है, तो फिर वह इतनी उदास क्यों थी। यह सुन सामने बैठे दोनों जिंदल भाई चौंक गए। तभी कुछ सोचते हुए सावित्री माँ बोली, हाँ मुझे भी याद है, ऐसा कुछ हुआ तो था, मुझे अभी भी याद है। जब आप छोटी थी तब एक दिन मैडम बहुत खुश होकर घर आई थी, तो मैंने पूछा था मैडम इतनी खुश क्यों है, तो मैडम ने बताया था कि उन्हें अपने परिवार के बारे में पता चल गया है, लेकिन वह कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहती थी कि उनके परिवार ने उन्हें क्यों छोड़ दिया। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे वह काफी गुस्सा और दुखी हो गई थी और उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने परिवार से मिलने जाएगी, लेकिन उनसे पहले ही उनकी डेथ हो गई और बाद में यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, तो इस चीज के बारे में मैं भूल ही गई। वहीं यह सुनकर कि उनकी बुआ ने अपने परिवार के बारे में पता लगा लिया था, तो हर्षद से रहा नहीं गया और वह कंफ्यूजन में पूछता है, लेकिन फिर बुआ घर क्यों नहीं आई? हम भी इतने सालों से बुआ को खोज रहे थे, अगर हमें कोई छोटी सी हिंट भी मिलती तो हम बुआ को सामने से खोज लेते, और क्या उन्हें सच में हमारे बारे में पता चल गया था? यह कहते हुए उनकी आंखों में चमक थी। अनाया जो सावित्री देवी को शांत करवा रही थी, वह उन्हें कोई जवाब नहीं देती और सावित्री माँ को पानी पिलाते हुए बोली, सावित्री माँ आप शांत हो जाए। मुझे पता है मोम ने अपने परिवार को खोज लिया था, लेकिन कुछ दुश्मनों ने उन्हें घर पहुंचने से पहले ही मारने की साजिश रच दी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन सबको खोज कर उनके किए का भुगतान करवाऊंगी, आप शांत हो जाए। वहीं यह सुनकर कि उनकी बुआ को किसी साजिश के तहत मारा गया है, आकाश और हर्षद की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वहीं हर्षवर्धन अपनी बीवी के इमोशन बहुत अच्छे से समझता था। उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाने लगता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बीवी की बॉटम लाइन उसकी माँ है। परिवार के नाम पर उसे सिर्फ अपनी माँ का ही प्यार मिला था। उसके बाद तो बस घटिया लोगों से ही उसका सामना हुआ था। बाप के नाम पर राजेश भी एक धब्बा ही था, तो उसे नहीं पता था कि परिवार में प्यार कैसा होता है। सावित्री माँ को अभी भी इतना रोता देख अनाया पास खड़ी सर्वेंट नौकर को सावित्री माँ को अंदर ले जाने को कहती है और सोने को कहती है, ताकि वह शांत हो सके और उनकी तबीयत ना बिगड़े। वही उनके जाने के बाद आकाश से रहा नहीं गया, तो वह तुरंत बोल पड़ा, लिटिल छोटी सिस्टर, क्या वह आंटी जो कह रही थी वह सच था? क्या सच में बुआ ने हमें खोज लिया था? अनाया जो खुद को अब तक शांत करने की कोशिश कर रही थी, आकाश की बात सुनकर अपनी मुठिया करते हुए बोली, हाँ मॉम ने आपको खोज लिया था, लेकिन कुछ घटिया लोगों ने उस वक्त से पहले ही मार डाला था। यह कहते हुए उसकी आंखें कस गई। वही हर्षद तो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने मुठिया करते हुए कहा, जोड़ या घटाव सिस्टर, तुम सिर्फ मुझे उसका नाम बताओ, मैं उन सबको खोज कर इतनी भयावन मौत दूंगा कि उनकी रूह कांप उठेगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बुआ को छूने की? वही अनाया उसकी बात सुनकर किसी मजाकिया हंसी हंसकर बोली, मेरी मॉम की मौत के पीछे जितना हाथ इन दुश्मनों का है, उतनी गलती तुम लोगों की भी है। अगर तुम लोग वक्त रहते सच खोज लेते तो मॉम को इतना सहन नहीं करना पड़ता, और तुम लोग बेवकूफ बनकर सांप को दूध नहीं पिलाते, तो मेरी मॉम की डेथ नहीं होती और उन्हें इतने अकेली जिंदगी नहीं जीनी पड़ती।
वही उसकी बात सुनकर आकाश और हर्षद को गिल्टी महसूस हुआ, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि बात क्या है। लेकिन अनाया गुस्से में वहां से खड़ी होकर अंदर चली गई। हर्षवर्धन भी जानता था कि उसकी बीवी को शांत होने की जरूरत है, इसलिए उसने उसे थोड़ी देर अकेला रहने दिया। वही उसे इस तरह से जाता देख आकाश से पीछे जाना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर बिठा दिया और थोड़ा गुस्से में बोला, उसे अकेले रहने दो, उसके पुराने जख्म हरे हो रहे हैं, वह भी तुम लोगों की वजह से, और उसे थोड़ा शांत होने दो। वही हर्षद जो कब से शांत बैठा था, वह हर्षवर्धन की ओर देखकर बोला, हर्षवर्धन मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ पता है, तो साफ साफ बताओ वह इतनी गुस्से में क्यों थी। तो हर्षवर्धन उसे घूरते हुए थोड़ी गुस्सिल लहजे में बोला, क्या तुम अभी भी यह पूछना चाहते हो? जिंदल परिवार सच में बेवकूफ है। इसका सीधा सा मतलब है, जिस किसी ने भी गीता आंटी का मर्डर किया है, वह तुम्हारे खानदान से रिलेटेड है, क्योंकि यह कोई आम सी बात नहीं है कि गीता आंटी को अपने परिवार के बारे में पता चला और उसके बाद उनका मर्डर हो गया, और इतने सालों से अनाया की जान पर भी बनाई। सालों से कोई है जो अनाया को चुपके से मारना चाहता है। वह तो अनाया में खुद को इतना पावरफुल बना लिया, वरना वह कब की उन लोगों के हाथ लग चुकी होती है। और तुम लोगों को कभी पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी बुआ जिंदा भी है और उनकी कोई बेटी भी थी। वही हर्षवर्धन की बात सुनकर आकाश और हर्षद की मुठिया कस गई, लेकिन हर्षवर्धन नहीं जानता था कि और उसकी मां ने पूरा एक जन्म बीता भी दिया था। पिछले जन्म में अनाया को सच में यह पता तक नहीं चला था कि उसकी मां का कोई परिवार भी है, और वह दोनों ही माँ बेटी ऐसे ही बेवकूफों की तरह मारी गई थी। लेकिन हर्षवर्धन अब तक इस बात से अनजान था। दूसरी ओर आकाश अपनी नम आवाज में बोला, सच में बुआ ने बहुत कुछ सफर किया है, हमारी बहन ने भी, लेकिन वह कौन है जिसने इतनी बड़ी साजिश रची? क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन करवाया है। बचपन में दादी के साथ जो हादसा हुआ था, वह भी सोचे समझे साजिश थी, और उसके बाद भवानी बुआ और उसका परिवार हमारी जिंदगी में आए। मुझे अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। हर्षवर्धन भी कुछ सोचते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, हमारे घर का वह बटला, वह परिवार अचानक ही हमारे साथ जुड़ गया और इतने सालों में हमारे साथ ही है। वैसे भी मुझे उनके पास कोई पॉजिटिव वाइब नहीं आती, बस देखने में ही ऐसा लग रहा है जैसे वह बस एक नकाब पहनकर हम सबके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं। वहीं उनकी बात सुनकर हर्षवर्धन रावत हंसते हुए बोला, कम से कम तुम लोगों में अकल तो आई। वैसे भी उन सब का हिसाब होगा, इसलिए तो अनाया ने जिंदल परिवार में आने के बारे में सोचा है, क्योंकि उसे अभी भी कई सारी चीज जानी है और वह वहां आकर ही जान सकती है। क्या इन सब की वजह से भवानी का सच आएगा सने? क्या इस कहानी में आगे चलकर जिंदल भाई अपने ही परिवार के खिलाफ? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।